गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम आपको सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज करा देते हैं। कौन सा चैप्टर? सरफेस केमिस्ट्री। हलवा चैप्टर है, कुछ है नहीं, ठीक है, खाली टर्मिनोलॉजी है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं। देखो क्या क्या है। सरफेस केमिस्ट्री सबसे बड़ा बात सरफेस फिनोमेना को डील करता है। कौन सा फिनोमेना? सरफेस। सरफेस की प्रॉपर्टी बल्क की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। बल्क कहने का मतलब कोई सॉलिड के अंदर दो पार्टिकल इमेजिन करो, एक पार्टिकल ऊपर और एक पार्टिकल नीचे, ठीक है, दो पार्टिकल इमेजिन कर लिए। इस पार्टिकल पर देखो यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा होगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 है, मगर ये पार्टिकल पर तो खाली अंदर की ओर फोर्स लग रहा होगा ना, बाहर तो हवा है, इसलिए ये पार्टिकल हमेशा तनाव में रहता है। तनाव में रहता है तो इसका प्रॉपर्टी बाकी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और इसी को कहते हैं सरफेस फेनोमेना। तो सरफेस फेनोमेना बाकी बल्क प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। इसमें दो टर्म आता है बेटा, एक एडजॉर्प्शन और एक आता है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल बोल सकते हो ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड। जबकि एब्जॉर्प्शन क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस इन द बल्क ऑफ सॉलिड। मतलब कोई सब्सटेंस के अंदर में पार्टिकल घुस गया तो उसको क्या कहोगे? बोलो, एब्जॉर्प्शन। और सरफेस पर चिपक गया तो उसको क्या कहोगे? एडजॉर्प्शन। ये सरफेस फेनोमेना है, ये बल्क फेनोमेना है। इसका रेट समय के साथ घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर पार्टिकल चिपकने लगेगा तो उसका सरफेस खत्म होता चला जाएगा, जबकि ये यूनिफॉर्म रफ्तार से क्या होता जाता है? चलता जाता है। दूसरी बात, एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन के दो कंपोनेंट। पहला, एक जो चिपके, जो चिपकता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिस पर चिपकता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। सरफेस प्रोवाइडर, जो सरफेस प्रोवाइड करेगा उसको एडजॉर्बेंट, और जिस पर चिपकेगा उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। एक टर्म होता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को मिला के क्या कंप्लीटली कह दिया जाता है? सॉर्प्शन। क्योंकि कोई भी फेनोमेना हम पढ़ते तो जरूर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है, मगर दोनों 100% सेपरेटली नहीं होता। जब एडजॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, इसलिए मिला के ज्यादा अच्छा टर्म क्या कहा जाए? सॉर्प्शन। आओ, डी एडजॉर्प्शन। डी मतलब हटना बेटा। डी टर्म का मतलब ही होता है कहीं भी रिमूवल। डी मतलब हटना, ठीक है। जैसे डी न्यूक्लिएटेड सेल, वैसा जिसमें न्यूक्लियस सब मर गया, ऐसा शब्द पढ़े होंगे। तो डी एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डी मतलब हटना। रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? डी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, या तो वो फिजिकल बॉन्ड के वजह से, फिजिकल मतलब वेंडर वाल फोर्स, फिजिकल मतलब वेंडर वाल, वही डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो फिजिकल फोर्स की वजह से होगा तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन, या प्यार से इसी को फिजिशॉर्प्शन भी कह देते हैं, फिजिशॉर्प्शन भी कह देते हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा? केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल, तो केमिकल को कीमीशॉर्प्शन भी कह देते हैं। कीमीशॉर्प्शन क्या कह देते हैं बेटा? कीमीशॉर्प्शन। ये वेंडरवाल फोर्स की वजह से होगा, जबकि ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होगा। इसमें सिर्फ एक ही, इसमें मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होगा। कैसा लेयर का फॉर्मेशन होगा? मल्टी लेयर। और यहां कैसा लेयर का फॉर्मेशन होगा? यूनी लेयर, एक ही लेयर का फॉर्मेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, मल्टी लेयर का फॉर्मेशन किस में हो जाएगा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में यूनी लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन का रेट घट जाएगा। जबकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले ये बढ़ेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के वजह से। बाद में ये घट जाएगा। दूसरी बात, यहां हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है बेटा, याद रखना। कितना होता है? किलो जूल पर मोल में 20 से 40। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन 20 से 40, जबकि यहां ज्यादा होता है, 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, जबकि ये कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। तो परीक्षा में तो कोई 5 को न लिखिएगा, आ रहा है समझ में? तो कोई भी देख लीजिए, ये वीक वेंडरवाल फोर्स, ये केमिकल बॉन्ड फोर्स, ये मल्टी लेयर, ये यूनी लेयर। ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटेगा, ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता है 20 से 40, और उसमें 80 से 240। ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, ये नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक। तो इतना अंतर काफी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। ये क्या बताता है? प्रेशर का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी x/m का भी वैल्यू क्या होता जाएगा?
बढ़ता चला जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो क्या बोलता है, ये एक इंपिरिकल फार्मूला है जो रिलेट करता है रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, पर यूनिट मास कितना गैस एड्जॉर्ब हुआ, कितना एड्जॉर्बेंट पर एड्जॉर्ब हुआ, उसी को बताता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का इफेक्ट प्रेशर पर, मतलब प्रेशर का इफेक्ट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर कितना पड़ा एट कांस्टेंट टेम्परेचर को ही क्या बताता है, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या फार्मूला आता है, x/m इक्वल टू kp1/n। यहाँ x/m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, k क्या है, कांस्टेंट जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट पर डिपेंड करता है, p क्या है बेटा, प्रेशर। अच्छा, ये जो n भी क्या है, यहाँ कांस्टेंट ही है। इसका वैल्यू कितना आता है, 1/n का वैल्यू 0 से लेके 1 तक आता है। ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह का ग्राफ आता है, पैराबोलिक। देख लो x/m p, इस तरह का ग्राफ आता है। इसमें 3 रीजन है बेटा, ये लो प्रेशर रीजन है, ये हाई प्रेशर रीजन है और बीच वाला मॉडरेट प्रेशर रीजन है। तो देखो पहले लो प्रेशर रीजन लिया गया है, लो प्रेशर रीजन लिया गया है। मतलब इसमें 1/n का वैल्यू 1 आता है, x/m इक्वल टू kp, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। देखो यहां से यहां लगभग ग्राफ सीधा है। BC रीजन मतलब ये हाई प्रेशर रीजन है, ये कैसा है, हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन में 1/n का वैल्यू 0, मतलब x/m इक्वल टू, ई फार्मूला में 0 पुट कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो x/m इक्वल टू k, मतलब x/m इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इसीलिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये है मॉडरेट प्रेशर रीजन, तो 1/n का वैल्यू कितना, यहाँ पर 1/n ही वैल्यू लेते हैं, 1/n का वैल्यू 1/n ही लेते हैं, तो कितना आ गया, x/m kp1/n। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये मॉडरेट प्रेशर रीजन पर लिखा गया है। अब आओ इधर, यदि हम बात करते हैं x/m इक्वल टू kp1/n, इसमें log ले लिया तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ग्राफ खींचेंगे, देखो इसको y ले लो, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये क्या हो गया m, और ये क्या हो गया x के जगह इतना लिख दो, लिख दिया। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट कितना आया log k, स्लोप कितना आया 1/n आ गया। आओ, कोलॉइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। हमने बोला कि ये डिस्पर्स फेज होता है, और कौन सा फेज होता है इसमें, कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। इनके आधार पर कोलॉइडल, इनके फिजिकल नेचर के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलॉइडल सॉल्यूशन 8 टाइप का होता है, 9वां टाइप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एयर का मिक्सचर प्योर सॉल्यूशन होता है, मतलब होमोजीनियस होता है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन पहले ही बता चुके हैं हेट्रोजीनियस होता है। तो ये 8 टाइप के फिजिकल स्टेट के आधार पर ये हो जाते हैं। उनमें हमको कुछ पढ़ना है, सब नहीं, 8 नहीं। जैसे फॉग, क्लाउड या मिस्ट, याद रखिएगा। डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, गैस। याद रखना, लिक्विड और सॉलिड जब भी गैस में घुलेगा तो एरोसोल बनाएगा। क्या बनाएगा, एरोसोल। लिक्विड या सॉलिड जब भी गैस में मिलेगा तो एरोसोल बनाएगा। लिक्विड यदि गैस में घुला तो बनाता है क्लाउड या फॉग, जो जाड़ा के दिन में दिखता है। लिक्विड कम मात्रा में है, डिस्पर्सन मीडियम ज़्यादा है, हवा में घुल जाए तो क्या होता है, एरोसोल। उसी तरह लिक्विड और लिक्विड में मिश्रण बन जाए तो इसको इमल्सन कहते हैं। लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इमल्सन। और बेस्ट एग्जांपल मिल्क है, क्या है, मिल्क। तो मिल्क कीजिए इमल्सन, लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन का। उसी तरह स्मोक, स्मोक क्या होता है, आप कहीं चिमनी वाला जगह पर चले जाइए तो वहाँ पर देखिएगा हवा में क्या घुला हुआ है, छोटा छोटा राख। आप बाल पर ऐसे हाथ फेरिएगा तो हाथ में राख आ जाएगा, वही है बेटा। तो सॉलिड किस में घुल जाता है, गैस में, इसको भी एरोसोल कहते हैं। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर। यदि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा तो कहा जाएगा लायोफिलिक, और कोई इंट्रैक्शन ना होगा या बहुत कम इंट्रैक्शन होगा तो लायोफोबिक। यदि डिस्पर्सन मीडियम वाटर ले लिया जाए तो इसको हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। डिस्पर्सन मीडियम यदि क्या ले लिया जाए, वाटर, तो इसको हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं।
दूसरी बात, यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, यहाँ कोई नहीं या तो बहुत कम इंट्रैक्शन होगा। यदि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है तो इसको बनाने के लिए कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं होगी, मिलाइए और हिला दीजिए बन जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या करना होगा बेटे, स्पेशल टेक्निक का ज़रूरत होगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल होगा, मतलब एक बार अलग भी हो गए तो मिला के फिर से क्या कर दीजिए, सेक कर दीजिए, बन जाएंगे। जबकि ये इरिवर्सिबल होंगे, एक बार अलग हो गए तो ये अलग हो गए। जैसे दूध से तेल अलग कर दीजिए, एकदम परमानेंटली अलग हो जाएंगे। अब आप चाह के भी नहीं घुला सकते हैं घी। ये स्टेबल होगा, जबकि इसको ये अनस्टेबल होगा, तो इसको स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी स्टेबल होने के लिए। जैसे प्रोटीन का सोल, गोल्ड का गम का सोल, स्टार सोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, लायोफिलिक के। बस प्रोटीन कैसे बनाते हैं, प्रोटीन का शेक मिला के चम्मच से हिला देते हैं, बन जाता है। जबकि गोल्ड सोल, सिल्वर सोल भी बोल सकते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ये सब कैसे सोल है, जितने भी मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल होंगे वो सब लायोफोबिक होंगे। आप चाह के भी आयरन को, लोहा ले लीजिए, आप पानी में घुलाने का कोशिश कीजिए, घुलेगा नहीं घुलेगा। आपको जब लोहा चाहिए आपके शरीर में, मतलब आपको आयरन की कमी है, तो केला खाइए। ऐसा थोड़ी है कि रॉड जाके चाट लेंगे, रॉड जाके चाटिएगा तो थोड़ी हो जाएगा। आ रहा है समझ में। पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है, पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज के आधार पर, डिस्पर्सन मीडियम बोल दिए, गलती है, डिस्पर्स फेज के आधार पर, पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज के आधार पर कोलोइडल सॉल्यूशन को 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन, बोलिए कौन कौन। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड कौन होंगे, जिनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा, मगर पानी में डालने पर ये कोलोइडल रेंज में आ जाएंगे। मतलब देयर पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज व्हेन दे आर डिजॉल्व इन किस में, डिस्पर्सन मीडियम, दे ब्रेक इनटू कोलोइडल रेंज पार्टिकल। जैसे प्रोटीन सोल, स्टार सोल, ये सब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं, मगर डिस्पर्सन मीडियम में डालते ही, जैसे ये होते बहुत बड़े हैं, मगर जैसे डिस्पर्सन मीडियम में डालिएगा ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे। दूसरा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड, इनका साइज बहुत छोटा होता है, मगर डिस्पर्सन मीडियम में जाते ही एग्रीगेट करके ये कोलोइडल रेंज में चले जाते हैं। जैसे गोल्ड सोल, FeOH थ्राइस का सोल, सल्फर का सोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। देयर पार्टिकल साइज इज स्मॉल and it aggregate in dispersion medium to form colloidal range particle। एसोसिएटेड कोलोइड कौन होता है, जो लो कंसंट्रेशन में ट्रू सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करेगा, मगर हाई कंसंट्रेशन में दे एग्रीगेट टुगेदर फॉर्म माइसिली, एंड दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ कोलोइड इज कॉल्ड कौन सा, एसोसिएटेड कोलोइड। और एसोसिएटेड कोलोइड का 2 बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, सोप और डिटर्जेंट। अच्छा देखिए, कम से कम एक कंसंट्रेशन तो डालिएगा ना, जिसके बाद माइसिली का फॉर्मेशन होगा, उसको कहते हैं CMC, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन। तो मिनिमम कंसंट्रेशन एबव विच माइसिली फॉर्मेशन स्टार्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, क्रिटिकल माइसिली कंसंट्रेशन। और बताइए, ठंडा पानी में सरफ जल्दी घुलता है कि गर्म पानी में, गर्म पानी में, तो इसका मतलब कम से कम एक तापमान की भी जरूरत है। उसी तापमान को क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, TK मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर एबव विच माइसिली फॉर्मेशन स्टार्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब माइसिली का फॉर्मेशन 2 बातों पर डिपेंड करता है, CMC और कौन सा चीज बेटा, कौन सा, क्राफ्ट टेम्परेचर। फॉर्मेशन माइसिली क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म हो जाता है डॉट पार्टिकल के अराउंड, उसी को कहते हैं माइसिली। किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ डॉट बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो ये तब तक सरफेस से नहीं निकलेगा जब तक इसको छोटे छोटे पार्टिकल में न तोड़ दिया जाए। तो ब्रेकिंग डॉट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो यही जो माइसिली होता है ये किस में मदद करता है बेटा, डॉट को हटाने में मदद करता है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म अराउंड डॉट पार्टिकल इज कॉल्ड माइसिली। ये बनने में माइसिली किसका बना होता है, तो सोप का बना होता है। सोप मॉलिक्यूल ही एग्रीगेट करके माइसिली का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोप क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को ही क्या कहा जाता है, सोप। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोप किसको कहते हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जैसे हम एग्जांपल दे, सोडियम स्टेरेट C17H35CONA। यदि सोप
के एक मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इसमें लंबा सा टेल होता है जो कि नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक। जो नॉन पोलर होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, और जो पोलर होगा वो कैसा होगा बेटा, हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और ये नॉन पोलर होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है। दूसरी बात है, यदि हम बात करें तो इसमें दो पार्ट हो गए। यदि इसको पानी में डाल दिया जाए तो तुम जानते हो ना, पोलर पोलर को अट्रैक्ट करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है। तो ये पोलर है तो पानी भी तो पोलर है, पानी भी तो पोलर है, तो पानी पानी से अट्रैक्ट, मतलब पोलर पोलर से अट्रैक्ट हो जाएगा, और टेल बाहर की ओर रहेगा, टेल बाहर की। उसी तरह यदि हम हमारे कपड़ा में क्या लगा हो, ग्रीस वगैरह लग गया हो, तो ग्रीस कैसा है, नॉन पोलर। तो इसका जो टेल होगा वो जुड़ जाएगा किससे, टेल किससे जुड़ जाएगा, सोप बबल का, मतलब सोप का मॉलिक्यूल का, जो सोप मॉलिक्यूल का जो टेल होगा वो किससे जुड़ जाएगा, ग्रीस से, और हेड होगा बाहर की ओर। तो पानी का, और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को माइसिली कहोगे। जब वाटर का ब्लो आएगा तो ऐसा ऐसा लाखों स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये इस डॉट को यहाँ से उखाड़ देगा, और उखाड़ के वाटर में चला जाएगा, वाटर के सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कपड़ा क्लीन हो जाएगा। तो सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट अराउंड डॉट पार्टिकल फॉर्म माइसिली। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ कौन सा, सोप मॉलिक्यूल अराउंड डॉट पार्टिकल इज कॉल्ड माइसिली। तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं, ये सोप, बढ़िया फार्मूला लिख देते हैं जो कि अच्छा होगा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स formed around dot particle called क्या कहते हैं, माइसिली। अब माइसिली का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि माइसिली क्या है, ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल फॉर्म अराउंड डॉट पार्टिकल इज कॉल्ड माइसिली। और किस में हेल्प करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ डॉट के इमल्सिफिकेशन में क्या करता है बेटा, मदद करता है। आप तो माइसिली समझ गए, ठीक है। माइसिली, व्हेन वाटर ब्लो कम्स माइसिली पुल्ड डॉट फ्रॉम क्लॉथ एंड गोज इनटू वाटर, दस क्या होता है, 10 क्लॉथ बिकेम क्लीन। क्लॉथ क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अच्छा, CMC वैल्यू याद रखना है सोप का, 10 का पावर -4 से लेके 10 का पावर -3 तक मोल पर लीटर। दूसरी बात, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड को बनाने के, अच्छा लायोफिलिक को बनाने के तो कोई उपाय नहीं है। आप लायोफिलिक बनाने के लिए सिंपल बात है, मिला के क्या कर लीजिए, सेक कर लीजिए। दूसरी बात, यदि ये जो भी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, लायोफोबिक के लिए। किसके लिए है बेटा, लायोफोबिक के लिए है। तो लायोफोबिक को कैसे बनाओगे, पहला कोलोइडल मील, ऐसा एगो मील होता है, इसमें डाल दो कोलोइडल सॉल्यूशन बड़ा सा, उसका चुकनी बन जाएगा सुटेबल सॉल्वेंट में, और क्या बन जाएगा, कोलोइड्स बन जाएगा। दूसरा, ब्रीडिंग आर्क मेथड पढ़ाया हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रिक रॉड ले लेते हैं, जिसका, जैसे मान लो गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड का ही रॉड ले लिए, और गोल्ड का ही लट, अब बाहर इसमें इसको एगो सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दिए, ठीक है। मान लो हमको पानी में इसका सॉल्यूशन बनाना है, अब गोल्ड का बनाना है, गोल्ड सोल बनाना है, तो गोल्ड का ही रॉड ले लिया, पानी में डुबा दिए, और चारों तरफ इसके बर्फ लगा दिया जाता है, आइस, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कर दिए, इस तरह का इलेक्ट्रिक आर्क बना दिए ताकि स्पार्कलिंग हो। तो जैसे हाई वोल्टेज पास करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क बन जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क बना ही हुआ था, यहाँ स्पार्कलिंग होता है, तो मेटल वेपोराइज करता है। और चूंकि बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है तो जो भी वेपर होगा तुरंत कंडेंस कर जाएगा और इसी में घुल जाएगा, और इस तरीका से क्या बन जाएगा बेटा, इस तरीका से क्या बन जाएगा, उसी जिसका आप रॉड लिए थे उसी का सोल बन जाएगा, और इसको कहते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। अगला होता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोई भी फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड क्या है, कोलोइड है, उसको फिर से कोलोइड बनाना, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन को फिर से कोलोइड में कन्वर्ट करना पेप्टाइजेशन कहलाता है, याद रखना। और एक कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन में उल्टा काम करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को नीचे बैठा देते हैं, प्रेसिपिटेट बना देते हैं, उसको कहते हैं कोगुलेशन। आ रहा है समझ में, उसके लिए हार्डी सुल्जे लॉ जिम्मेदार है। और दूसरी बात, पेप्टाइजेशन क्या है, किसी प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन को कोलोइड बनाना ही क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। आ रहा है समझ में, जैसे FeOH थ्राइस का सॉल्यूशन नीचे बैठा हुआ है, इसमें यदि आयरन क्लोराइड डाल देंगे, FeCl3 डाल देंगे, तो होगा क्या, ये आयरन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पर। हाँ,
तुम्हारे दिमाग में आएगा आयरन को ही क्यों, क्योंकि कॉमन आयन ही एडजॉर्ब होता है। कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसीलिए वो कभी बैठते नहीं हैं, सेटल डाउन नहीं होते। इसीलिए ये अपने ही अपने सरफेस पर क्या कर लेगा बेटा, किसको एडजॉर्ब कर लेगा, बोलो Fe+3 को। Fe+3 को एडजॉर्ब कर लेगा और सॉल्यूशन सोल बना देगा। क्या बना देगा, सोल। अब ये पॉजिटिव चार्ज सोल है। कैसा चार्ज सोल है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा सोल है, पॉजिटिव चार्ज सोल। आ गया समझ में। चलिए अगले क्लास में बात करेंगे इससे आगे की। थैंक यू। करते हैं केमिकल मेथड की। कल तक पेप्टाइजेशन हो गया था, आज बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में 4 मेथड आते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनिक सल्फाइड बनाया जाता है। आर्सेनिक सल्फाइड एक निगेटिव चार्ज सोल होता है। जितने भी मेटल के सोल होते हैं वो निगेटिव चार्ज सोल होते हैं, याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज सोल। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव चार्ज सोल है, रट लीजिए, आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव चार्ज सोल है। कैसे बनाया जाता है, आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S पास किए, AH2S3 बन गया, प्लस क्या बन जाएगा बेटा, H2O। उसी तरह ऑक्सीडेशन से क्या बनाया जाता है, सल्फर सोल। H2S का ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो सल्फर का सोल बन जाता है। ये सल्फर 8 मॉलिक्यूल जुड़ के एसिड के फॉर्म में रहता है। उसी तरह रिडक्शन से गोल्ड का सोल बनाया जाता है और हाइड्रोलाइसिस से FeOS थ्राइस का सोल बनाया जाता है। FeCl3 को वाटर से रिएक्शन करा दिए, FeOS थ्राइस का सोल बन गया। यदि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन 2 टाइप का, 3 प्रॉपर्टी मेनली शो करता है। पहला, ये तो आप ही जानते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, मतलब इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है, मगर ये कभी सेटल डाउन नहीं करता। हेट्रोजीनियस नेचर का तो है मगर सेटल डाउन नहीं करता। दूसरी बात, इसमें 2 फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कल बताया जा चुका है। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, Tyndall effect, path of light became visible when passed through colloidal solution is called, क्या कहते हैं, Tyndall effect। आपको यदि यहाँ पर पार्टिकल देखने हो तो पूरा लाइट ऑफ करके टॉर्च जला दीजिए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल दिखेंगे। वही पार्टिकल कौन सा इफेक्ट शो करते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट। आ रहा है समझ में, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक्चुअली में लाइट को दिखना है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है और जिस पाथ में दिखता है उसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे हम एक छोटा सा सेटअप बनाए, लाइट को पास करें प्रिज्म से और कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कर दे। ये कैसा सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हमको यहाँ का जो पाथ होगा ये चमकता हुआ नजर आएगा। इससे साबित हो जाएगा कि क्या, इससे साबित हो जाएगा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट। कारण क्या होता है इसका काउच क्या होता है। यदि हम काउच की बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को कोलॉइडल सॉल्यूशन हर एक दिशा में बिखरा देता है, जिसलिए इसका पाथ विजिबल हो जाता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, जो कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी लाइट आप यूज करें उसका वेवलेंथ का जो ऑर्डर हो वो लाइट के साइज, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के ऑर्डर का हो। ये नहीं कि बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, मतलब लाइट का वेवलेंथ और कोलॉइडल पार्टिकल का वेवलेंथ साइज दोनों कंपेरेबल हो एक दूसरे के। आओ इधर, अब हम बात करें ब्राउनियन मूवमेंट की, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है बेटे, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इन डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम में कोलॉइडल पार्टिकल जिगजैग मूवमेंट करते रहता है, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे ये मूवमेंट देखो, पार्टिकल चला ऐसे, जैसे जैसे मूव करेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल पर लगातार डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा अनइक्वल बम्बार्डमेंट होता रहता है। तो अनइक्वल बम्बार्डमेंट होगा तो वो लगातार जितने मन करेगा वो क्या करते रहेगा, उधर मूव करते रहेगा। और यही मूवमेंट के कारण कभी कोलॉइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं करते, कभी बैठते नहीं हैं। इसलिए ना हमको पटाखा छोड़ने के लिए मना करता है कि पटाखा छोड़िएगा, बहुत छोटा छोटा कण पैदा होगा और जो वातावरण में बहुत देर तक सस्पेंड रहेंगे और हम उनको अपने सांस के थ्रू कहाँ ले लेंगे, अपने अंदर। दूसरी बात, चार्ज ऑन कोलॉइड। कोलॉइड का
कोलॉइड कभी सेटल डाउन नहीं करते। इसके दो कारण दिए जाते हैं, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है और दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज होता है। कोलॉइडल पार्टिकल जितने भी कोलॉइड्स होते हैं, मान लो यहाँ जो भी कोलॉइड है वो सब यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इन पर सब पर एक जैसा चार्ज होता है। और चार्ज क्यों आता है इस पर? चार्ज आता है क्योंकि ये क्या करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम से कॉमन आयन को अपने सरफेस पर चिपका लेते हैं, कॉमन आयन को अपने सरफेस पर चिपका लेते हैं। बोला कि अपोजिट आयन को अपने सरफेस पर चिपका देता है। जैसे सिल्वर आयोडाइड को AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल दें, सिल्वर आयोडाइड को AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल दें तो होगा क्या, ये सिल्वर आयोडाइड है, ये अब Ag को क्या करेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है Ag, तो अपने सरफेस पर चिपका देगा जिससे पॉजिटिव चार्ज सोल बन जाएगा। यदि मान लो AgI को हम Ki सॉल्यूशन में डाल दें तो बताओ क्या कॉमन है दोनों में, I, तो I को सरफेस पर चिपका देगा, निगेटिव चार्ज सोल बन जाएगा। इसका मतलब जब भी कॉमन आयन को अट्रैक्ट करेगा तो दो टाइप के सोल बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। आ रहा है समझ में? तो पॉजिटिव चार्ज सोल कौन कौन होते हैं? हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड जितने होते हैं सब पॉजिटिव चार्ज, याद करना है। मेटेलिक सल्फाइड जैसे अभी बताए थे AS2S3, ये कैसा होता है, निगेटिव चार्ज सोल होता है। इसका एग्जाम्पल Fe2O3XH2O, हाँ हम समझ गए, ये रस्ट का फार्मूला भी है, रस्ट का, याद आया, रस्ट का। ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव चार्ज सोल है, जबकि गोल्ड सोल, सिल्वर सोल ये सब कैसे हैं, निगेटिव चार्ज सोल। टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 पॉजिटिव चार्ज सोल है। गम, जिलेटिन, स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च, हाँ लायोफिलिक वाला स्टार्च सोल, ये सब कैसे हैं, निगेटिव चार्ज सोल है। एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ध्यान से सुनो। जब कोलॉइड बन रहा होगा, कोलॉइड पर चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा, चार्ज डेवलप कर रहा होगा, तो इसमें जैसे ये अट्रैक्ट कर लिया तो NO3 सॉल्यूशन में रह गया, सॉल्यूशन वाला इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में आके खड़ा हो जाता है। देखो तो इन दोनों के बीच में एक डबल लेयर का फॉर्मेशन है, एक तो वैसा लेयर जो सरफेस पर चिपका है और एक डिफ्यूज है जो बगल में बस खड़ा है, क्योंकि इसका आयन इसके सरफेस पर चिपक गया तो इसके बगल में बेचारा आके खड़ा हो गया। और इसी लेयर को, इसी डबल लेयर को, इसी दो लेयर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर। व्हेन चार्ज इज डेवलप ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सोल, इट अट्रैक्ट अपोजिट आयन फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम, फॉर्म इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो हमने क्या बोला, जब चार्ज डेवलप करेगा कोलॉइडल पर तो वो अपोजिट आयन को डिस्पर्स मीडियम से अट्रैक्ट कर लेगा और इसी को क्या बोलेंगे, तो उनके बीच में एक डबल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहेंगे। इसमें एक फिक्स लेयर होगा और एक डिफ्यूज लेयर, ठीक है, जो सरफेस पर चिपका रहेगा वो फिक्स और जो बगल में खड़ा रहेगा उसको डिफ्यूज लेयर। इन दोनों के बीच में चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जब भी सेपरेट हो जाएंगे तो एक वोल्टेज डेवलप कर जाएगा और इसी वोल्टेज को कहते हैं जेटा पोटेंशियल। पोटेंशियल डेवलप बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। और ये स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। फोरोसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस को यदि हम डिफाइन करने का कोशिश करें तो इलेक्ट्रोफोरोसिस है माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल सोल टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसी बैटरी लगाओगे तो कोलॉइडल सोल पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव प्लेट पर पहुंच जाएगा, निगेटिव रहेगा तो किस पर पहुंच जाएगा? पॉजिटिव प्लेट पर। जैसे मान लो हम एक सॉल्यूशन ले लिए, डिस्पर्सन मीडियम में क्या है? आर्सेनिक सल्फाइड, जो कि निगेटिव चार्ज सोल है, और एक बैटरी लगा दिए तो बताओ निगेटिव चार्ज सोल है तो कहाँ जाके जमा हो जाएगा? पॉजिटिव प्लेट पर। और इसी घटना को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफोरोसिस। मतलब माइग्रेशन होना है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इसी को कोगुलेशन, इसी को इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। अगला क्या होता है? कोगुलेशन या फोकुलेशन। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन को, कोलॉइडल सोल को नीचे बैठा देना, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बना देना। कोलॉइडल सोल को प्रेसिपिटेट करवा देना ही बाय सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ही क्या कहलाता है? कोगुलेशन। और कोगुलेशन जिस एजेंट के द्वारा करवाया जाता है, जिस इलेक्ट्रोलाइट के वजह से करवाया जाता है, उसको कहते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। अब यहाँ पर एक लॉ आता है, हार्डी-सुल्जे लॉ। वो कहता है कि कोगुलेशन किसी कोलॉइडल सोल का कराना है तो पहला बात तो ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइट आपको अपोजिट नेचर का लेना होगा। जैसे पॉजिटिव सोल है तो निगेटिव लो, पॉजिटिव सोल है तो निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चूज करो, कोगुलेटिंग एजेंट चूज करो। और निगेटिव सोल है तो पॉजिटिव चूज करो, और पॉजिटिव है तो निगेटिव चूज करो। दूसरा बात,
जो कोगुलेटिंग पावर होगा इन इलेक्ट्रोलाइट का, कोगुलेटिंग एजेंट का, वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो हमको निगेटिव चार्ज सोल को कोगुलेट कराना है तो पॉजिटिव ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट में जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो आसानी से कोगुलेट करा देगा। जैसे एल्युमिनियम +3, बेरिलियम +2, बेरियम +2, क्या सोडियम +1, जिसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज ज़्यादा है, जल्दी कोगुलेट करा देगा। अच्छा, इसका चार्ज ज़्यादा है तो ये जल्दी कोगुलेट करा देगा, मगर इसका कोगुलेट तो जल्दी करा देगा, और दूसरी बात इसका मात्रा कम चाहिए, कम मिलीमोल्स चाहिए, जबकि इसके ज़्यादा मिलीमोल्स चाहिए। दोनों कोगुलेट कराएगा मगर इसका कम मिलीमोल्स, इसका ज़्यादा मिलीमोल्स, ठीक है। उसी तरह कोई पॉजिटिव चार्ज सोल है तो जैसे तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज सोल है तो निगेटिव सोल लोगे आप, निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट लोगे, और मगर जिसका पावर ज़्यादा होगा वो आसानी से कोगुलेट करा देगा, उसका कम मिलीमोल चाहिए, और जिसका पावर कम होगा, जिसका चार्ज कम होगा, उसका ज़्यादा मिलीमोल्स चाहिए। तो यही अमाउंट को, जो मात्रा चाहिए, उसको क्या कहते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या कोगुलेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल। कैसे डिफाइन करें, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। जितना ज़्यादा पावर होगा, अभी तो बोले उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और जितना कम चार्ज होगा, जितना कम चार्ज होगा उसका वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे सोडियम का ज़्यादा मिलीमोल्स चाहिए और एल्युमिनियम +3 का कम मिलीमोल्स चाहिए। क्या होता है कि लायोफिलिक जो सोल होता है, जिसको हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हो, वो हाइड्रोफोबिक को कोगुलेट करने से बचाता है। कैसे बचाता है, तो हाइड्रोफोबिक के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे गोल्ड का सोल है, उसके ऊपर एक लेयर का प्रोटेक्टिव सोल बना दिया, जिस वजह से इसका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। यदि चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो ये कभी नीचे नहीं बैठेंगे, कभी जुड़ेंगे नहीं, भारी नहीं होंगे तो कभी बैठेंगे नहीं। तो लायोफिलिक सोल हमेशा प्रोटेक्टिव सोल की तरह यूज होता है। किसके लिए, लायोफोबिक कोलॉइड या लायोफोबिक सोल के लिए। अच्छा, इस प्रोटेक्टिव पावर को, मतलब लायोफिलिक सोल के प्रोटेक्टिव पावर को हम मेजर करते हैं गोल्ड नंबर में, स्वर्ण संख्या में। स्वर्ण संख्या, जितना कम गोल्ड नंबर होता है उतना बढ़िया इसका प्रोटेक्टिव पावर होता है। लायोफिलिक सोल का, लायोफिलिक कोलॉइड का उतना बढ़िया प्रोटेक्टिव पावर होता है। जैसे जिलेटिन का बहुत कम आता है बेटा, 0.03, याद रख लेना, सबसे कम जिलेटिन। जिलेटिन एक एनिमल प्रोडक्ट है, हड्डी से निकाला जाता है, मुर्गा खाए होंगे तो उसके ऊपर लगा होता है। आ गया समझ में। अगली बात देखो, टर्म ये गोल्ड नंबर क्या है, बड़ा विचित्र डेफिनेशन है गोल्ड नंबर का। देखो, मान लो हम 10 ml गोल्ड सोल ले लिए, 10 ml गोल्ड का सोल ले लिए, यदि इसमें 1% ऑफ 10 ml NaCl डाल दें तो ये पूरा का पूरा बैठ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि बताओ कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव सोल डालें कि इसका बैठना रुक जाए। प्रोटेक्टिव सोल डालें, मिलीग्राम प्रोटेक्टिव सोल डालें कि इसका बैठना रुक जाए, प्रोटेक्टिव सोल डालें कि इसका बैठना रुक जाए, इसी को बोलते हैं बेटा गोल्ड नंबर। तो 10 ml ऑफ गोल्ड सोल precipitate 10 ml of gold salt precipitate when 1% of 10 ml NaCl is added। कहता है added milligram of protective soul is added to prevent its coagulation called, क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। कितना मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव सोल इसमें डाल दें कि ताकि इसका कोगुलेशन रुक जाए, इसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर। अब हम कोलॉइड के बारे में सब चीज़ पढ़ ली है। अब इसका प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। तो प्यूरिफिकेशन 2 मेथड से, पहला डायलाइसिस, हाँ वही डायलाइसिस, जब किडनी खराब होता है तो डायलाइसिस पर रखते हैं। डायलाइसिस क्या है, डायलाइसिस का मतलब है कोलॉइडल सॉल्यूशन को पास कर देते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से। क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन का साइज एनिमल मेम्ब्रेन से बड़ा होता है, इसलिए वो सेपरेट हो जाता है आसानी से। तो डायलाइसिस, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन सिंस दे कैन नॉट पास through them cannot pass, they get separate, वो आसानी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अच्छा, मगर एक प्रॉब्लम है, डायलाइसिस का रेट बहुत स्लो होता है, तो उसको
फास्ट करने के लिए दो गो इलेक्ट्रिक का फील्ड डाल देते हैं, दो प्लेट प्लस और माइनस, जिससे रेट क्या हो जाता है, फास्ट। तो हमने कहा डायलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलाइसिस। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? हाँ जी, सही सोचे, मेडिसिन में। ज़्यादातर जो मेडिसिन होता है वो कोलॉइडल नेचर का होता है। ऐसा इसलिए है कि हमारा बॉडी ईजिली एब्जॉर्व कर लेता है कोलॉइडल सोल्यूशन को। कोई पूछे मोस्ट ऑफ मेडिसिन आर कोलॉइडल इन नेचर, वाई? आवर बॉडी, आवर स्टोमक ईजिली एब्जॉर्व कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसलिए एब्जॉर्व कर लेता है। दूसरा बात, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मेशन, डेल्टा क्या है? जब नदी समुंदर से मिलने जाती है तो नदी में बहुत सारा मिट्टी वगैरह घुला रहता है नदी के पानी में, वो कोलॉइडल नेचर का होता है। और समुंदर में क्या होता है बेटा, सॉल्ट पड़ा हुआ है। तो जैसी सॉल्ट और पानी मिलेगा तो उसमें जो भी कोलॉइडल नेचर का मिट्टी वगैरह घुला हुआ है उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो वहीं पर जमा हो जाएगा, जिससे वहाँ का भूमि क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और उसी को आप क्या कहोगे, डेल्टा। अगला बात है क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर। ये क्या होता है? आपके गाड़ी के साइलेंसर में लगा होता है। ये क्या करता है? ऐसा होता है, गाड़ी के साइलेंसर में लगा होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं इस तरीका, प्लस और माइनस। इसको प्लस और इसको किससे जोड़ देते हैं, माइनस। तो जो भी अनबर्न कार्बन होगा, जो गैस यहाँ से पास करोगे अनबर्न, पेट्रोल को जलाने से जो अनबर्न कार्बन होगा वो कहाँ चिपकता चला जाएगा, यहाँ से। इसीलिए जब साइलेंसर साफ होता है तो देखना उसमें काला काला अनबर्न कार्बन निकलता है। आ गया? तो ये रहा पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन। थैंक यू।